आज हम बात करेंगे मांग की लोच की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मांग की लोच का अध्ययन करें उससे पहले हम लोच शब्द का अर्थ समझें कि लोच कहते किसे हैं, इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में तो लोग आराम से बताते हैं, लेकिन वास्तव में इलास्टिसिटी यानी लोच है जो, इसका मतलब क्या है। देखिए, दो तरह के चर होते हैं हमारे पास में। एक होता है स्वतंत्र चर और एक होता है आश्रित चर। बहुत वैसे चरों के कई सारे प्रकार हैं, ये तो आपको पता ही है भाई। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, प्रत्याशित चर, वास्तविक चर, इसी तरह से आंतरजात चर, बहिर्जात चर। तो कई तरह के चर होते हैं, लेकिन चरों का एक प्रकार ये भी है कि चर स्वतंत्र और आश्रित चर के रूप में होते हैं। ठीक है। तो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के रूप में जब हम चारों को वर्गीकरण करके देखते हैं तो स्वतंत्र चर वह होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कोई भी मूल्य या मान ग्रहण करने को स्वतंत्र होता है। और आश्रित चर में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन आश्रित होता है, आधारित होता है स्वतंत्र चर पर। ये डिपेंडेंट होता है। स्वतंत्र चर में कोई बदलाव होगा उसके कारण आश्रित चर बदलता है, अपने आप नहीं बदलता। ठीक है। तो लोच क्या है कि स्वतंत्र चर में परिवर्तन की प्रतिक्रियात्मकता के माप को लोच कहते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि स्वतंत्र चर में सापेक्षिक परिवर्तन के फलस्वरूप आश्रित चर में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन का माप लोच कहलाता है। यह मैंने मांग शब्द काम में नहीं लिया अभी भी। फलन, ये तो मांग फलन है, लेकिन फलन ये भी तो हो सकता है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। क्योंकि हम लोच सिर्फ मांग की तो नहीं पढ़ते, हम तो पूर्ति की लोच भी पढ़ते हैं, हम तो आयात की लोच भी पढ़ते हैं, निर्यात की लोच भी पढ़ते हैं। तो बहुत सारी लोचें हैं। तो इसलिए लोच क्या है इसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इसके बारे में जाने, फिर उसके बाद में मांग की लोच, पूर्ति की लोच, आयात की लोच, निर्यात की लोच, इन सब के बारे में बात करें। तो लोच का एक सामान्य अर्थ ये हुआ कि स्वतंत्र चर में सापेक्षिक परिवर्तन के फलस्वरूप आश्रित चर में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन के माप को लोच कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि स्वतंत्र चर में परिवर्तन की प्रतिक्रियात्मकता, रेस्पॉन्सिवनेस के माप को लोच कहते हैं। ठीक। अब आ रहे हम मांग की लोच पर। तो देखिए, किसी वस्तु की मांग बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करती, लेकिन मुख्य रूप से तीन तत्व हैं जो उसकी मांग को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए वस्तु एक्स है, तो हमने देखा है कि एक फलन के रूप में कि वस्तु एक्स की मांग, डिमांड फॉर एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड एम। प्राइस ऑफ एक्स वस्तु एक्स की कीमत, यानी एक्स वस्तु की स्वयं की कीमत, वाई प्राइस ऑफ वाई है जो अन्य वस्तु की कीमत। अब अन्य वस्तु पूरक वस्तु हो सकती है, ये स्थानापन्न वस्तु हो सकती है। और एम है जो उपभोक्ता की आमदनी। तो वस्तु की मांग उसकी स्वयं की कीमत पर, अन्य वस्तु की कीमत पर और उपभोक्ता की आमदनी पर निर्भर करती है। ठीक है। ये हमने मांग फलन में देखा है। तो मांग जो वस्तु की मांग है तीन इन तत्वों पर निर्भर करती है, इसलिए तीन तरह की मांग की लोच होंगी। तो मांग की मुख्यतः तीन लोच होती हैं। एक, क्योंकि इसकी वस्तु की अपनी कीमत है इसलिए मांग की निजी कीमत लोच। मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की निजी कीमत लोच। ठीक है। दूसरी, ये जो अन्य वस्तु है, ये अन्य वस्तु है, इसके कारण जो मांग की लोच बनेगी वो प्रतिलोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की प्रतिलोच या तिरछी लोच या आड़ी लोच। और तीसरी जो लोच है वो मांग की आय लोच। आय में परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे ना जब, तो वो मांग की भी सापेक्षिक प्रभाव देखा जाता है, ध्यान रहे ये। ठीक है। मांग की लोच में हम सापेक्षिक परिवर्तन देखते हैं। देखिए, कीमत प्रभाव में आपने क्या देखा था, निरपेक्ष परिवर्तन देखा था। तो इन दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखना।
तो मांग की कीमत लोच के बारे में बात करते हैं। निजी कीमत लोच या मांग की कीमत लोच या मांग की लोच, अगर विशेष रूप से ना कहा जाए तो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको परिभाषित करें सबसे पहले तो। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, भाई स्वतंत्र चर होता है ना कीमत मांग फलन में, किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग मात्रा की प्रतिक्रियात्मकता को मांग की कीमत लोच के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। या फिर आप दूसरे शब्दों में इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में होने वाले सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन को मांग की कीमत लोच कहते हैं। तो इसे आप दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि मांग की कीमत लोच को उस वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। कीमत लोच के लिए जो हम चिन्ह काम में लेते हैं, ई फॉर इलास्टिसिटी, डी फॉर डिमांड, या तो ईडी या फिर ईपी, ई फॉर इलास्टिसिटी, पी फॉर प्राइस, कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ई भी लिख देते हैं, सिंपल ई, स्मॉल ई, इसका मतलब भी वही होता है। तो कीमत लोच जो हमने ये कहा है, इसका मतलब क्या है, इसको यहाँ जो कुछ कहा है इसको हम अगर एक गणितीय सूत्र के रूप में रखें तो वही हो गया कि वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के कारण, जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको नीचे लिखते हैं हमेशा, ध्यान रहे, और इसके कारण जिसमें परिवर्तन होगा, इसके कारण ये स्वतंत्र चर है। कीमत में आनुपातिक परिवर्तन या सापेक्षिक परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन, यही बात कही है ना। तो मांग मात्रा में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन, ये सूत्र हो गया एक तरह से। इस सूत्र को देखो आगे और स्पष्ट करते हैं। अब मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है? आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन। मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, वो मांग मात्रा में परिवर्तन बटा में आरंभिक या प्रारंभिक मांग, और कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन बटा आरंभिक कीमत। इसके सापेक्ष में परिवर्तन हो रहा है, ध्यान रहे, है ना। तो ये सूत्र है, अब याद रख लीजिए, इसमें तो ऐसा कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मांग मात्रा में परिवर्तन को हम डेल्टा से दिखाते हैं, और मांग की मात्रा को क्वांटिटी क्यू से दिखाते हैं। तो मांग मात्रा में परिवर्तन को हम डेल्टा क्यू से दिखा रहे हैं, और आरंभिक मांग है जो क्यू से दिखा रहे हैं, ठीक है, बटा कीमत में परिवर्तन डेल्टा पी और आरंभिक कीमत पी, ठीक है। 1, 2, 3 और 4, चौथी संख्या ऊपर गुणा में चली जाती है, आपके ध्यान होगा, तीसरी संख्या भाग में आ जाती है। तो डेल्टा क्यू बटा क्यू, ये तो पहली दूसरी, तीसरी संख्या कौन सी है, ये है, तो ये तो भाग में, और चौथी संख्या गुणा में, इनटू पी बाई डेल्टा पी। बाई का मतलब भाग देने से, है ना, पी बाई डेल्टा पी, ये होगा। और डेल्टा डेल्टा को एक तरफ रख लीजिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ये आपने जो कहा है ये सूत्र है इसका, मांग की लोच का। ये जो कहा है ये इसका मतलब ये है भाषा रूप में, इसका मतलब ये है, और बिल्कुल शब्दों में कहना चाहें तो ये जो कुछ कहा है इसी को आपने बस अलग अलग तरीके से बताया। तो ये होती है मांग की कीमत लोच या निजी कीमत लोच, जो भी आप कहना चाहें, मांग की लोच है कीमत लोच। दूसरा है मांग की आय लोच। अब मांग फलन पे वापस जाइए, वहाँ दूसरा चर क्या था भाई, मांग की जो किसी वस्तु की मांग है वो उसकी अपनी कीमत पर, अन्य वस्तु की कीमत पर और उपभोक्ता की आमदनी, इन तीनों पर निर्भर करती है।
अब वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की जो वस्तु की अपनी कीमत और अन्य वस्तु की कीमत यदि स्थिर रहे तो उपभोक्ता की आमदनी में जो बदलाव होगा, उस आमदनी में बदलाव के कारण वस्तु की मांग मात्रा में जो सापेक्षिक बदलाव होगा उसका माप हम करेंगे तो मांग की आय लोच के रूप में सामने आएगा। अब देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच, सामान्य रूप से स्मॉल आई या नीटा इसके लिए काम में लिया जाता है चिन्ह। किसी वस्तु की अब आप इसको परिभाषित करें। सबसे पहले तो देखिए, परिभाषा के लिए रटना कुछ भी नहीं है। मैं वापिस जा रहा हूँ यहाँ फलन के पास, फलन को सामने रखो। अब इसको और इसको स्थिर रख लो, अन्य बातें हैं यहाँ पे, मतलब इनको जब स्थिर रखा, सिर्फ इसमें बदलाव का असर यहाँ देखना है। तो उपभोक्ता की आमदनी में आनुपातिक परिवर्तन के कारण या सापेक्षिक परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन का माप आय लोच कहलाएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उपभोक्ता अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता की आमदनी में सापेक्षिक परिवर्तन की प्रतिक्रियात्मकता का माप, मांग मात्रा पर प्रतिक्रियात्मकता का माप आय लोच के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, वही दूसरा तरीका कि उन शब्दों को भाषा को फिर एक सूत्र के रूप में रख दीजिए। मांग की आय लोच बराबर मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन या सापेक्षिक परिवर्तन बटा उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन या सापेक्षिक परिवर्तन, वही है। अब मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन क्या है? मांग में परिवर्तन बटा में आरंभिक मांग, और आय में आनुपातिक परिवर्तन आय में परिवर्तन बटा आरंभिक आय। ठीक है, मांग में परिवर्तन को डेल्टा क्यू से दिखाते हैं और आरंभिक मांग को क्यू से, पिछले सूत्र में दिखा है कीमत लोच में। और अगर हम बात करें आय में परिवर्तन को तो डेल्टा वाई या डेल्टा एम, अगर एम से दिखा रहे हैं, फलन में हमने एम से दिखा तो एम भी दिखा सकते हो, आगे जाके मैं और बताऊंगा इसको। और आरंभिक आय या तो वाई से दिखाओ या एम से दिखाओ, मैंने यहाँ वाई से दिखाया, आगे जाके अगले जगह इसको एम से भी दिखाऊंगा। आय में परिवर्तन को डेल्टा वाई और आरंभिक आय को वाई से दर्शाते हैं। रख दिया साहब, बस चौथी संख्या गुणा में और तीसरी संख्या भाग में आ जाएगी। तो डेल्टा क्यू बटा क्यू इंटू वाई बटा डेल्टा वाई। अब देखो, अभी तो मैं बटा बोल रहा हूँ, अदरवाइज इसको बाई बोला जाता है जब अवकलन पढ़ते हैं हम। खैर, बस डेल्टा डेल्टा को एक तरफ रख लीजिए। इसके लिए देखिए, स्मॉल आई या ई आई या नीटा जो भी है, ये सारे चिन्ह काम में लिए जाते हैं, मतलब वही है। कोई कन्फ्यूजन हो तो मांग के आय लोच लिख के और ब्रैकेट में स्मॉल आई लिख दो या फिर ई आई लिख दो। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है इसका मतलब। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इंटू वाई बाई क्यू, या जब हम फलन में आय को एम से दर्शाएंगे तो फिर उस स्थिति में ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एम इंटू एम बाई क्यू हो जाएगा। ये होती है मांग की आय लोच, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मांग की कीमत लोच ही नहीं होती है, मांग की लोच। पहली चीज़ तो मांग की लोच ही 3 है, और दूसरी बात, लोच सिर्फ मांग की ही नहीं होती है, बहुत सारी लोचें हैं। और अर्थशास्त्र में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, निवेश और बचत के संदर्भ में भी ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम आगे जाके। खैर, अब तीसरा जो लोच का प्रकार है वो है प्रतिलोच या तिरछी लोच या आड़ी लोच। वापिस मांग फलन पे आप चले जाइए। फलन में देखते हैं कि हमने वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन का प्रभाव मांग पर माप लिया, जो कि कीमत लोच, निजी कीमत लोच या मांग की कीमत लोच के रूप में। उपभोक्ता की आमदनी में सापेक्षिक परिवर्तन का प्रभाव मांग की मात्रा पर देख लिया,
इसे हमने आय लोच के रूप में परिभाषित किया। अब हम अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन, आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ता की वस्तु की जो दूसरी वस्तु है, मतलब एक्स वस्तु की कीमत पर मांग मात्रा पर वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे। तो ये क्रॉस हो गई ना, तिरछी, तो इसको हम तिरछी लोच कहते हैं। तो मांग की तिरछी लोच को अगर आप परिभाषित करें तो अन्य वस्तु जो कि वाई है आपके यहाँ पे, अन्य वस्तु की कीमत में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन के माप को मांग की प्रतिलोच कहते हैं। या आप इसे दूसरे शब्दों में इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अन्य वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की प्रतिक्रियात्मकता के माप, अन्य वस्तु की कीमत में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग की मात्रा के प्रतिक्रियात्मकता को, रेस्पॉन्सिवनेस को मांग की प्रतिलोच कहते हैं। इस तरह से भी आप परिभाषित कर सकते हैं। तो मांग की प्रतिलोच को अगर एक सूत्र के रूप में दिखाएं तो वस्तु x, अब यहाँ लिखना जरूरी हो जाता है, ध्यान रहे। कारण क्या है कि क्योंकि वस्तु की जो मात्रा लेंगे वो तो वस्तु x की है और कीमत लेंगे वस्तु y की है। तो वस्तु x की मांग में आनुपातिक या प्रतिशत या सापेक्षिक परिवर्तन बटा अन्य वस्तु जो है वस्तु y की कीमत में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन। ठीक है, जो हमने भाषा रूप में बोला है, परिभाषा दी है, उसको सूत्र के रूप में रखते हैं तो मांग की प्रतिलोच का ये सूत्र बनता है। अब इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए। सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन क्या है? वस्तु x की मांग में परिवर्तन बटा वस्तु x की आरंभिक मांग। ठीक है, ये तो इसको जब आप स्पष्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होता है। और इसको जो नीचे वाले पार्ट है इसको स्पष्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है वस्तु y की कीमत में परिवर्तन बटा वस्तु y की आरंभिक कीमत। ठीक है, अब देखिए वस्तु x की मांग में परिवर्तन को हमने डेल्टा क्यू एक्स से दिखाया है। q क्वांटिटी और x वस्तु x है। ठीक है, और इसकी आरंभिक मांग को क्यू एक्स से दिखाया है। इसी तरह वस्तु y की कीमत में परिवर्तन को डेल्टा पी वाई से दर्शाया है और वस्तु y की आरंभिक कीमत को पी वाई से दर्शाया है। तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू एक्स बटा क्यू गुणा इंटू, ये चौथी संख्या ऊपर चली जाएगी गुणा में, इंटू पी वाई बाई डेल्टा पी वाई। ठीक है, अब डेल्टा डेल्टा को एक तरफ रख दीजिए। इसके लिए जो चिन्ह काम में लेते हैं सामान्य रूप से ई सी इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी है। ठीक है, ई सी इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स बाई डेल्टा पी वाई, इसको एक तरफ ले लिया ना डेल्टा को, इंटू पी वाई बाई क्यू एक्स। तो ये हो गया मांग की प्रतिलोच का सूत्र। इस तरह से हम मांग की लोच निकालते हैं। तो मांग की लोच है जो मुख्य लोचें हैं मैंने वो आपसे डिस्कस की हैं। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच या आड़ी लोच। ठीक है, बाकी इससे संबंधित अन्य बातें हैं जो अगले व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।